हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, कार्बोहाइड्रेट यानी जो आपका चैप्टर नंबर 10 है बायोमोलिक्यूल्स, इसको स्टार्ट कर दिया था। और इसमें मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है उसके विषय में आपको बता दिया था। तो वहां पर देखा था कि कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन क्या होती है, उसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, और उसके आधार पर कोई कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट होता है या नहीं होता है, इसके विषय में भी बता दिया था। ठीक है, तो वहां पर कॉन्सेप्ट देखिए, फार्मूले का प्रयोग बहुत सारे यौगिक होते हैं जो करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, और कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जो फार्मूले का पालन करते हैं लेकिन कार्बो नहीं होते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें वहां पर थी कि फार्मूले को फॉलो करेगा लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं था। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल, ये सब थे, तो वो लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं थे जबकि फार्मूले में सही आ रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे कि वहां पर जो फार्मूले में क्या पालन नहीं कर रहे थे, जैसे रैफिनोज मैंने आपको बताया था, वो क्या है, प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वो गुणों के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। फार्मूला तो केवल एक जनरल बात हो गई, सामान्य सी बात, फार्मूले का उतना महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो उसके जस्ट बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी इस क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट में और किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और किस प्रकार से कर सकते हैं, आज की वीडियो में इसी को जानना है ना। और यहां से भी आपके बोर्ड एग्जाम में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आप देते हैं वहां से छोटे छोटे प्रश्न निकल करके बहुत ज्यादा आते रहते हैं। ठीक है, तो जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का, तो मेनली 3 पार्ट में इसका क्लासिफिकेशन होता है। एक आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, जल अपघटन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी जल अपघटन करवाते हैं, जल में ये टूटते हैं तो क्या प्रदान करते हैं, उसके आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। सेकंड नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर कि ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट, तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, तो वहां भी ये 2 प्रकार का हो जाएगा, शुगर नॉन शुगर। ठीक है, और थर्ड नंबर जो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन, यानी अपचयन के आधार पर। तो अब यहां पर ध्यान देना ये होगा कि 3 पार्ट में इसका ये मेन क्लासिफिकेशन होता है। हालांकि अलग अलग किताबों में देखेंगे तो अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन मिलता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो मेन आपका 3 तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। अब इसमें आप चाहे बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेन जो इसका क्लासिफिकेशन है और ये दिया भी गया है, तो यही इसका क्या है, रियल क्लासिफिकेशन इसी तरीके से। बाकी अलग अलग किताबों में अलग अलग, के एन शर्मा की किताब देखेंगे उसमें अलग तरीके से दिया गया है, कहीं एनसीईआरटी किताब देखेंगे उसमें अलग तरीके से दिया गया है। ठीक है, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा कि इन्हीं तीनों क्लासिफिकेशन के विषय में मैं आपको डिटेल में एक एक पॉइंट यहां पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी जल अपघटन के आधार पर। तो देखिए, जल अपघटन के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका मोनोसैकेराइड, ठीक है, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, तीसरा है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब यहां पर यह जानना पड़ेगा कि ये मोनोसैकेराइड होता क्या है ना, ये आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो मोनोसैकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट, अगर परिभाषा लिखेंगे तो मैं सभी को डिटेल में यहां बता दूंगा, लिखना होगा आप रिपीट करके वीडियो को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे नंबर फर्स्ट दिया गया है मोनोसैकेराइड। अब ये मोनोसैकेराइड क्या होता है, तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है, यानी ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटी इकाई कोई और होती ही नहीं है। ठीक है, तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है वो कहलाते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो जिनका जल अपघटन यानी जल में जो टूटते नहीं हैं, जो और छोटे पार्ट में नहीं टूट सकते, अब उसके बाद क्या है, उनको सीधे ग्रहण किया जा सकता है, उनका सीधे उपयोग किया जा सकता है, वही कहलाते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित नहीं होते हैं मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद कार्बोनिल समूह की संख्या के आधार पर या प्रकृति के आधार पर कह लीजिए, संख्या नहीं कहेंगे, संख्या तो एक ही रहती है, प्रकृति कह लीजिए, नेचर कह लीजिए। तो कार्बोनिल समूह क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो कार्बोनिल समूह की प्रकृति के आधार पर ये 2 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा, एक आपका एल्डोज शुगर, एल्डोज शुगर, शुगर का मतलब शर्करा, एल्डोज का मतलब एल्डिहाइड। ठीक, उसके बाद लिखा कीटोज शुगर,
ठीक, कीटोज का मतलब क्या, कीटोन समूह, शुगर का मतलब शर्करा, तो एल्डोज शर्करा, कीटोज शर्करा। तो एल्डोज के नाम में देखिए क्या आया, एल्डिहाइड आया है, यानी ये ऐसी शर्करा होगी जिसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज होता है वो आपका क्या है, एक प्रकार का एल्डोज शुगर है, एल्डोज शर्करा है। ठीक है, तो यहां पर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एल्डोज शर्करा कहते हैं। और ग्लूकोज क्या है, इसका एग्जाम्पल है। और ग्लूकोज आपको पता ही है कि बहुत छोटी इकाई होती है जो किसी भी व्यक्ति को, कमजोर रोगी को सीधे दे दिया जाता है ना। तो ये क्या करता है कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, तुरंत एनर्जी देने का काम करता है ग्लूकोज। इसीलिए क्या है, जब आप क्या होता है कि तबीयत वगैरह खराब होती है या किसी रोगी व्यक्ति को ज्यादा कमजोरी होती है, तो उसको सबसे पहले क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दे दिया जाता है, क्योंकि वो क्या करता है कि तुरंत उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो मोनोसेकेराइड है, सीधे ब्लड में जाता है और सीधे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इसको टूटना नहीं है, सबसे छोटी इकाई है, तो सीधे क्या है, डायरेक्ट इसको दे दिया जाता है। उसके बाद सेकंड लिखा हुआ है कीटोज में आपका फ्रक्टोज लिखा हुआ है। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहा जाता है। जो फल खाते हैं सबसे ज्यादा उसमें शुगर होती है वो फ्रक्टोज शर्करा होती है। और जो मीठा होता है वो मेनली क्या है आपका, फ्रक्टोज की वजह से होता है। यानी इसमें होते दोनों हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में क्या होता है, फ्रक्टोज होता है फलों के अंदर। ग्लूकोज की क्वांटिटी थोड़ा सा कम होती है, लेकिन फ्रक्टोज की क्वांटिटी क्या है, वहां पर ज्यादा होती है फलों के अंदर। तो कोई भी आपका फ्रूट जो देखते हैं उसके जो मीठेपन का कारण होता है वो फ्रक्टोज शर्करा, इसीलिए से फलों की शर्करा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहते हैं। ये ब्लड में सीधे होता है ग्लूकोज, और ये क्या है, फ्रूट्स में पाए तो फ्रक्टोज शर्करा कह देते हैं इसको। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। मोनोसेकेराइड में दो है, एल्डोज शुगर, कीटोज शुगर। एल्डोज में एल्डिहाइड समूह है, जैसे ग्लूकोज एग्जांपल है, और कीटोज में कीटोन समूह है, जिसका एग्जांपल क्या है, फ्रक्टोज। तो एक में एल्डिहाइड समूह, एक में कीटोन। फार्मूला दोनों का सेम होता है। संरचनाएं और गुण थोड़ा सा क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वरना फार्मूला C6H12O6, C6H12O6, तो फार्मूला दोनों का सेम है। संरचनाएं और गुणों में विभिन्नता पाई जाती है ग्लूकोज फ्रक्टोज में। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका था मोनोसेकेराइड, मैंने बता दिया और ये भी समझा दिया। उसके बाद सेकंड नंबर ओलिगोसेकेराइड। अब ये ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट या वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित हो करके, है ना, मोनोसेकेराइड के कुछ अणु प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि ये आपके अपघटित हो जाएंगे, जल के द्वारा टूटेंगे, और ये कुछ ना कुछ अणु प्रदान करते हैं मोनोसेकेराइड वगैरह के। तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर मोनोसेकेराइड के कुछ अणु, अब कुछ अणु का मतलब क्या है, कुछ अणु का मतलब ये है भाई, एक तो वही था, ये दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है। तो दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, छह है तो हेक्सा, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। तो ओलिगोसेकेराइड ही जो आपका है वही डाई, ट्राई, पेंटा, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा, यही सब आगे डिवाइड होता है। ठीक है, तो ओलिगोसेकेराइड मैंने बता दिया कि वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित हो करके मोनोसेकेराइड के कुछ अणु देते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। अब ओलिगोसेकेराइड में अगर दो देने वाला है तो नाम पड़ गया डाइसेकेराइड, तीन देने वाला है तो नाम पड़ गया ट्राइसेकेराइड, चार देने वाला है तो नाम पड़ गया टेट्रासेकेराइड। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे। तो देखिए इसमें लिखे हुए दो पार्ट, डाइसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड का मतलब बिल्कुल आसान, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित हो करके मोनोसेकेराइड के कितने अणु देते हैं, दो अणु देते हैं। देखिए डाई आया ही इसके नाम में, तो डाई का मतलब होता ही दो है। तो ये क्या होता है कि मोनोसेकेराइड के दो अणु देते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, डाइसेकेराइड। एग्जाम्पल कौन आता है, तो सबसे नंबर फर्स्ट है सुक्रोज, शर्करा यानी चीनी जो खाते हैं, तो सुक्रोज इसका एग्जाम्पल है, चीनी इसका उदाहरण है। ठीक, उसके बाद लैक्टोज, ये दुग्ध शर्करा होती, दूध में पाई जाने वाली शर्करा। तो दूध मीठा होने का रीजन होता है वो लैक्टोज शर्करा ही होती है। इसके अलावा माल्टोज वगैरह भी इसी में आ जाते हैं, है ना। तो सारे एग्जाम्पल नहीं लिखा है, जैसे सुक्रोज लिख दिया, लैक्टोज लिख दिया, में चाहे माल्टोज भी लिख दीजिए, माल्टोज भी इसी में आ जाएगा। ठीक, तो सुक्रोज आपकी चीनी हो गई, शक्कर, और उसके बाद लैक्टोज क्या है, ये दुग्ध शर्करा होती है, दूध में पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दूध मीठा लगता है। ठीक, तो ये दोनों हो जाएंगे डाइसेकेराइड में। उसके बाद नंबर थर्ड अगला आता है जो आपका ट्राइसेकेराइड। ट्राई का मतलब तीन। तो यहां पर क्या होगा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट या वे कार्बोहाइड्रेट या वे ओलिगोसेकेराइड, परिभाषा तो कोई भी बना सकते हैं,
क्योंकि ये सब ओलिगोसैकेराइड के पार्ट हैं। तो वे कार्बोहाइड्रेट या वे ओलिगोसैकेराइड जो जल अपघटित होकर के मोनोसैकेराइड के कितने अणु देते हैं, तो ट्राई का मतलब तीन अणु देंगे। ठीक है, तो यहां पर 3 अणु मिलेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या है, रेफिनोज। ठीक है, तो रेफिनोज इसका क्या है, एग्जाम्पल हो जाता है। हालांकि इन सभी के फार्मूले जो हैं, तो फार्मूले उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फार्मूला कहीं आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर होगा तो अभी आगे सब आएंगे, वहां पर मैं आपको सभी के फार्मूले भी बताता चलूंगा। ठीक है, यहां पर केवल आपको ये जानना कि एग्जाम्पल कौन किसका है, फार्मूले की बात तो बाद में आती है, पहले एग्जाम्पल तो पता हो कौन किसका उदाहरण है। ठीक, तो ट्राइसैकेराइड में आपका रेफिनोज आ जाता है। तो सेकंड वाला क्लासिफिकेशन आपका हो गया ओलिगोसैकेराइड का। नंबर थर्ड आता है पॉलीसैकेराइड। नाम से ही पता चल रहा है पॉली का मतलब क्या था, बहुत सारे। ठीक है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर के मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु देते हैं। बहुत सारे का मतलब क्या है, यहां पर 20-25 से ऊपर या 10-15 के ऊपर समझ लीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे अणु देते हैं ये, इसीलिए इनका नाम ही है पॉलीसैकेराइड। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर के मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ये पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, अब पॉलीसैकेराइड में आता कौन कौन है, तो देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ जैसे स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, इनुलिन, है ना। तो स्टार्च है, सेलुलोज है, काइटिन है, इनुलिन है, ये सब किसमें आते हैं, पॉलीसैकेराइड में। सबसे अच्छा एग्जांपल लिखा स्टार्च। स्टार्च कहाँ होता है, स्टार्च जब आप रोटी खाते हैं तो रोटी से हमें क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। और वो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च पहले मुंह के अंदर माल्टोज में कन्वर्ट होता है, और वो माल्टोज ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, ये तो आपको पता है। तो इसी स्टार्च के माल्टोज और ग्लूकोज में बदलने की वजह से और रोटी क्या होती है, जब ज्यादा समय तक खाते हैं मुंह में रख करके तो वो मीठी लगने लगती है। तो वहां पर क्या होता है, स्टार्च पहले माल्टोज में, भाई लार में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, टाइलिन एंजाइम होता है लार के अंदर। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। और उसके बाद ये जो माल्टोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज कैसा होता है, मीठा होता है। तो इसी की वजह से वो हमें क्या लगने लगती है, मीठी लगने लगती है। ठीक है, तो स्टार्च क्या है आपका, पॉलीसैकेराइड है। उसके बाद सेलुलोज आपका है, उसके बाद काइटिन है, फिर इनुलिन है। तो ये 4 एग्जांपल याद रखेंगे, किसमें आते हैं, पॉलीसैकेराइड के अंदर। यहां पर मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु मिलते हैं, इनकी कोई संख्या फिक्स नहीं है। ठीक, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। जल अपघटन के आधार पर 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, तीनों बता दिया आपने। सेकंड नंबर उसके बाद देखते हैं दूसरा जो आपका दिया गया है, स्वाद के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। अभी स्वाद के आधार पर, स्वाद का मतलब ये है कि कड़वा है कि खट्टा है कि मीठा है, कैसा है, तो टेस्ट भी यही होता है ना। तो इसके आधार पर इसको 2 भागों में देखिए, एक लिखा है शर्करा, एक शुगर है और एक नॉन शुगर है, यानी शर्करा और अशर्करा। ठीक है, अब शर्करा की परिभाषा अगर देना हो तो क्या देंगे, तो ये रंगहीन क्रिस्टलीय, स्वाद में क्या होती है, मीठी होती है, और जल में कैसी होती है, विलय होती है, यानी क्रिस्टलीय होती है। क्रिस्टल के शक्कर है, चीनी, तो कैसी होती है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होती कि नहीं होती, तो वो कैसी है, क्रिस्टली होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मैं एग्जाम्पल चीनी का ले लिया मैंने, तो ये क्रिस्टल के रूप में पाई जाती है शर्करा, मीठी भी होती है, कलर कोई खास होता नहीं है ना। या आप जनरली अगर कहना चाहे तो व्हाइट कलर कह सकते हैं, चीनी के एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शर्करा ये हो गई, लेकिन ये क्या है, ये सॉलिड स्टेट में है, इसलिए यही अभी आप लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए चीनी, तो आप उसका कोई कलर नहीं बता पाएंगे। देख, पानी में घोलने के बाद चीनी का कोई कलर तो रह नहीं जाता उसके अंदर, भाई बाहर से नजर आती कि व्हाइट होती है, लेकिन पानी में घुलने के बाद तो उसका कोई कलर रहता नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है, रंगहीन होती है, बाकी स्वाद में तो मीठी होती है, जल में घुलनशील होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज, बता ही दिया ग्लूकोज फ्रक्टोज। ठीक, भाई मीठे लगते हैं तो इसमें क्या है, शुगर होगी जरूर, चीनी की मात्रा होगी जरूर। फ्रक्टोज है तो ये क्या है, प्राकृतिक शुगर है, एक प्रकार से फ्रक्टोज फलों में पाई जाती है, अभी बताया पीछे उधर। तो ये क्या होती है, रंगहीन होती हैं, क्रिस्टलीय होती हैं, और आपकी स्वाद में मीठी होती हैं। इसके साथ साथ ये जल में घुलनशील होती हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, ग्लूकोज वगैरह जो है पानी मिला करके दिया जाता है, ग्लूकोन डी आता है, पानी में मिला करके दिया जाता है। ठीक, तो वाटर के साथ ये क्या है, सॉल्युबल है, घुलनशील है, इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये बात हो जाती है शर्करा के विषय में। उसके बाद आ जाते हैं अशर्करा पर। अब ये नॉन शुगर क्या होती है, तो नॉन शुगर अक्रिस्टलीय होती है ना, ये क्रिस्टल के रूप में नहीं पाई जाती है।
ठीक है, क्रिस्टल का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं, चूर्ण, एक फिक्स स्ट्रक्चर इनका नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, तो ये क्या होंगे, और ये भी आपके कह सकते हैं, इनको रंगहीन ही कह सकते हैं इनको, तो रंगहीन होती है लेकिन अक्रिस्टलीय होती हैं। ठीक है, स्वाद में मीठी नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे अभी आज शर्करा में लिखा हुआ है स्टार्च, तो रोटी खाते हैं, स्टार्च होता है रोटी के अंदर, लेकिन खाते ही आपको मीठा नहीं लगता है कि नहीं, तो वो क्या है, स्वाद में मीठी नहीं होती और जल में घुलनशील भी नहीं होती है। ये क्या होगा, जब आपकी जो नॉन शुगर है, जब शुगर में कन्वर्ट होगी तब जाकर के वो मीठी होगी और जल में घुलनशील बनेगी। तो अशर्करा यानी नॉन शुगर जो होती है वो कभी भी मीठी नहीं होती और जल में घुलनशील नहीं होती। अक्रिस्टलीय इसका रूप होता है, यानी कोई फिक्स स्ट्रक्चर होती नहीं, संरचना कोई फिक्स होती नहीं इसकी। ठीक है, तो जितना काम इधर था उसका जस्ट उल्टा अशर्करा है। तो स्टार्च है, सेलुलोज है, ये खाने पर कभी भी आपको तुरंत मीठा नहीं लगेंगे। ये जब किसी में कन्वर्ट होंगे, किसी शर्करा में कन्वर्ट होंगे, तब जाकर के ये आपको क्या लगेगा, मीठा लगेगा। तो इसमें अगर लिखना चाहें तो रंगहीन होती हैं, अक्रिस्टलीय होती हैं और जल में अविलेय होती हैं, स्वाद में भी मीठी नहीं होती हैं। ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं, शर्करा का जस्ट उल्टा वाला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लिखा है स्टार सेलुलोज। तो स्वाद के आधार पर आपका ये दो टाइप हो जाता है, शुगर और नॉन शुगर। उसके बाद थर्ड नंबर जो आता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन। ठीक, अपचयन के आधार पर। अब अपचयन के आधार पर ये तो छप जाता है एग्जाम में प्रश्न, यहां से निम्नलिखित में से कौन अपचयी शर्करा है, निम्नलिखित में से कौन अनपचयी शर्करा है, निम्नलिखित में से कौन ग्लूकोज को अपचयित करेगा, निम्नलिखित में से कौन फ्रक्टोज को अपचयित करेगा या उसको नहीं करेगा। तो कोई भी प्रश्न बन सकता है यहाँ से, भाई जितना क्लासिफिकेशन बता दिया उनसे भी कोई प्रश्न बन सकता है। यही पूछ ले, एक एग्जांपल दे दे आपको माल्टोज का, पूछ ले बताइए किस प्रकार का सैकेराइड है, किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, 4 ऑप्शन दे दिए जाए, लगवाया जाए फिर। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा फिर। तो यहाँ पर अपचयी, अपचयी का मतलब है रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं इसको, अपचयी शर्करा कहते हैं। तो ये क्या करती हैं, अपचयी शर्कराएं, यानी ऐसी जो शर्कराएं होती हैं जो टालिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को क्या कर देती हैं, अपचयित कर देती हैं। यानी वे शर्कराएं जो टालिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित कर देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपचयी शर्कराएं कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल जितने भी मोनोसैकेराइड हैं, ये मोनोसैकेराइड वाले जितने एग्जांपल लिखे, एक चीज और ध्यान रखिए, एक चीज यहाँ पर आपको बता देते हैं, मोनोसैकेराइड में 2 एग्जांपल लिखे हैं, 2-4 और एग्जांपल याद कर लीजिए। एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे G2FM, G2FM है ना, ये देखिए G2FM मैंने लिख दिया है। ये G2FM से आपको मोनोसैकेराइड के सारे नाम याद रहेंगे। G स्क्वायर क्या है, तो एक G से हो जाएगा ग्लूकोज, दूसरे G से हो जाएगा ग्लैक्टोज, तो ग्लूकोज ग्लैक्टोज। ठीक, F से क्या होगा, फ्रक्टोज जो ऊपर लिखा है, M से क्या है, मैनोज। ठीक, तो याद रखिएगा ये ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये चारों आपके क्या हैं, तो ये मोनोसैकेराइड के एग्जांपल हैं। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये चारों एग्जांपल आ जाएंगे मोनोसैकेराइड के अंदर। तो ये मोनोसैकेराइड आपके क्या होते हैं, तो ये मोनोसैकेराइड आपके अपचयी शर्कराएं होती हैं, यानी ये टालिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को क्या कर देंगी, अपचयित करने का काम करती हैं। अभी रिएक्शन आगे आएंगे तो वहां पर डिटेल में बात करेंगे फिर। ठीक, तो यहाँ पर एक जनरल पॉइंट था, ये बता दिया। और टालिन अभिकर्मक फेलिंग विलयन इनका क्या करता है, ये जो शुगर है या मोनोसैकेराइड है या अपचयी जो शर्कराएं हैं, इनका क्या करता है, इनको ऑक्सीकृत करवा देता है, किसमें, तो एसिड में कन्वर्ट देता है। भाई एल्डिहाइड कीटोन को क्या करता है, एसिड में कन्वर्ट करवा देता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, फ्रक्टोज मैंने आपको बताया था कि टालिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन कीटोन को कभी भी ऑक्सीकृत नहीं करता है, कोई भी कीटोन हो। लेकिन फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज एक कीटोन है लेकिन फिर भी ऑक्सीकृत हो जाता है। ये कैसे हो जाता है, तो ये इसलिए हो जाता है कि फ्रक्टोज जो आपका है वो आपका हाइड्रोक्सी एल्कोहल के जैसे बिहेव करने लगता है, हाइड्रोक्सी समूह के जैसे बिहेव करने लगता है, जिसकी वजह से फ्रक्टोज को भी क्या करते हैं, टालिन अभिकर्मक फेलिंग विलयन उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोक्सी कीटोन की तरह फ्रक्टोज व्यवहार करने लगता है, इसीलिए क्या करते हैं, टालिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को, है ना, टालिन अभिकर्मक फेलिंग विलयन फ्रक्टोज को क्या करता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो हाइड्रोक्सी कीटोन के जैसे बिहेव करने की वजह से इसका जो है ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक, तो अपचयी शर्कराओं में आप एग्जांपल लिख लीजिए, सभी मोनोसैकेराइड,
सभी मोनोसेकेराइड, एग्जांपल मैंने बता ही दिया मोनोसेकेराइड के, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, 4 आते हैं। ठीक, उसके बाद सभी मोनोसेकेराइड और इसके साथ साथ डाइसेकेराइड, जितने भी डाइसेकेराइड हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं अपचयी शर्कराओं में, केवल एक को छोड़ करके। अपवाद क्या है? अपवाद मैं आपको बता देता हूं। अपवाद, अपवाद केवल एक ही है, सुक्रोज, है ना। ये देखिए, तो सुक्रोज जो आपकी है चीनी, वो क्या है? अपचयी शर्करा का अपवाद है, एक्सेप्शन है। ये अपचयी शर्करा नहीं है, ये अनपचयी शर्करा में चला जाता है। तो एक एग्जांपल अपवाद स्वरूप आप याद रखिएगा कि जितने भी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड हैं वो आपके क्या होते हैं? अपचयी शर्कराएं होती हैं। लेकिन एक डाइसैकेराइड ऐसा है जो आपका अपचयी शर्करा नहीं होता है। कौन नहीं होता है? तो सुक्रोज का नाम याद रखिएगा। ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, कंफ्यूज करवाने के लिए, गलत करवा दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये हो गई अपचयी शर्कराओं की बात। तो एग्जांपल लिख लीजिएगा, सभी मोनोसैकेराइड व डाइसैकेराइड। जो अपवाद था वो मैंने बता ही दिया है, नाम लिखना होगा तो फिर से लिख दीजिएगा। उसके बाद अनपचयी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अनपचयी शर्कराएं, तो वे शर्कराएं या वे कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हैं, या वे शर्कराएं लिख दीजिए। तो वे शर्कराएं जो टालिन अभिकर्मण और फेलिक विलयन को अपचयित नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनपचयी शर्कराएं कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। इसमें कौन आएगा? तो जितने भी पॉलीसेकेराइड हैं वो सब इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक, तो इसमें सभी क्या होंगे? पॉलीसेकेराइड। ठीक, तो पॉली और सेकेराइड, ठीक, पॉलीसेकेराइड, देखिए आ जाएगा पॉलीसेकेराइड इसमें। अब पॉलीसेकेराइड कौन कौन है? सारे एग्जांपल मैंने लिखाया है ना, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, इनुलिन, ये सब क्या है? आपके पॉलीसेकेराइड ही तो हैं। तो ये सारे किसमें चले जाएंगे? अनपचयी शर्कराओं के समूह में चले जाएंगे। और एक ध्यान रखिए, अब ये इसका एग्जांपल तो है नहीं, तो ये भी कहां चला आएगा? इसी अनपचयी में चला आएगा, सुक्रोज। एकमात्र अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये भी किसमें चला आएगा? अनपचयी शर्करा में चला आएगा। ठीक, तो ये हो जाता है इस तरीके से आपका कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो जो मैंने बताया है, अगर आपको थोड़ा सा लिखना भी होगा तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, मैंने सबके बारे में बता रखा है। आप उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यही बात आप जब पन्नों में लिखते हैं, कॉपी में लिखने का काम करते हैं, तो इतनी सारी थ्योरी आपके कम से कम 4-5 पन्नों में आती है। और इसी को हमने शॉर्टकट कर दिया है, शॉर्टकट में डायग्राम आपको बना करके समझा दिया है, तो यही काम आपका बिल्कुल आसान हो गया। और यहाँ से कोई बड़ा प्रश्न लिखने के लिए आता भी नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज्यादातर आता है या शॉर्ट प्रश्न आ सकता है। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर थ्योरी में भी बता दिया, सबकी मैं सबके विषय में बता दिया, जो जो बातें लिखना है आप रिपीट करके उसको लिख लीजिए। क्लासिफिकेशन इसका इसी प्रकार से होता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा। मैंने आपको जिस तरीके से पढ़ाया है, आपको इसको एज इट इज ऐसे ही याद रखना है। और मान लिया किसी को कोई दिक्कत आती है जैसे, तो आप उसको जो भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं? उसको पूछ सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया आपके कार्बोहाइड्रेट का। अब आप क्या करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स वगैरह लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, वरना ये चार्ट बना लीजिएगा, है ना, जो मैंने बताया है वो लिख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की ओर डिस्कशन में आपसे करता हूं। तो चलिए अब उसके आगे देख लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोर्स और इम्पोर्टेंस, यानी कुछ महत्व जो होता है उसके सोर्स क्या है, किस प्रकार से, कहां से, कैसे प्राप्त होता है, इसको देख लिया जाए कार्बोहाइड्रेट के विषय में। तो लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, या केवल स्रोत हेडिंग करके आप लिख सकते हैं, सोर्स। ठीक, तो नंबर फर्स्ट लिखा है कि चीनी के रूप में गन्ने व चुकंदर से प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो चीनी के रूप में आपका गन्ने से प्राप्त होता है और चुकंदर से भी प्राप्त किया जाता है इसको। तो पहला सोर्स हो गया कि 2 जगह से इसको प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड नंबर है कि स्टार्च के रूप में आलू, चावल, गेहूं, जौ और मक्का से प्राप्त होता है। नहीं, स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट कहां से प्राप्त होता है? आलू है, चावल है ना, गेहूं है, जौ है, मक्का है। तो इन सभी जगह से क्या होता है कि ये स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यानी वहां से देखिए इसके रूप अलग अलग हैं, है ना, फॉर्म जो इसके कार्बोहाइड्रेट के हैं वो अलग अलग हैं, और उसके सोर्स भी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, तो इसके रूप अलग अलग और अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से प्राप्त होता है। ठीक, सेकंड नंबर। उसके बाद थर्ड लिखिएगा लैक्टोज के रूप में दूध से। तो दूध में आपका लैक्टोज शर्करा होती है, वो मैंने बता ही दिया था। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? लैक्टोज भी। लैक्टोज भी किसका एग्जांपल? पूरा क्लासिफिकेशन भी बताया, तो लैक्टोज भी किसी में आता है? कार्बोहाइड्रेट में आता है।
तो लैक्टोज के रूप में आपका दूध से ये प्राप्त होता है। उसके बाद अगला लिखा हुआ है कि ग्लूकोज के रूप में फलों व सब्जियों से। तो फलों में फ्रक्टोज के साथ ये पाया जाता है, ये भी मैंने बताया ही था आपको। ठीक, तो ग्लूकोज के रूप में फलों और सब्जियों से प्राप्त होता है। तो अलग अलग रूपों में अलग अलग पदार्थों से ये ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त होता है। तो जनरल इसका सोर्स हो गया। उसके बाद छोटा सा कुछ महत्व देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट का महत्व कभी कभी लिखने के लिए पूछा जाता है। देखिए इसका मुख्य कार्य, कार्य पूछ ले या महत्व पूछ ले, तो इसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है, यानी शरीर को क्या करना है? एनर्जी प्रोवाइड करना है। शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करना है तो तुरंत एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है ये। लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी नहीं देता, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला तो कोई और है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये एनर्जी को तुरंत प्रोड्यूस करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। ठीक, उसके बाद डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड से सीधे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड बनता है, जिसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त। देखिए डाइसैकेराइड हो या पॉलीसैकेराइड हो, उससे सीधे ऊर्जा नहीं मिलती है ना। पहले क्या होगा? पहले वो पॉलीसैकेराइड या डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद उस मोनोसैकेराइड का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण कैसे होगा? तो ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? तो हम सांस लेते हैं, उससे ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है। तो वही ऑक्सीजन क्या करेगी? उसका ऑक्सीकरण करवाएगी, उसको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करेगी, और मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होने के बाद उससे एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक, तो ये छोटा सा इंपॉर्टेंस रहा। अब उसके बाद आपको एक प्रश्न का जवाब यहाँ पर बताना होगा। मैंने भी बताया कि इसका मुख्य कार्य एनर्जी प्रोवाइड करना है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है ना। तो कौन ऐसा कार्बनिक यौगिक है या खाद्य पदार्थ है? खाद्य पदार्थ नहीं कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। इसी प्रकार जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब क्या है? जैव अणु है। तो कौन सा जैव अणु है जो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है? ठीक है, इस बात का जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद इसका एक छोटा सा परीक्षण है, टेस्ट है, उसको मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए अब लास्ट देख लेते हैं कि टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण क्या है। तो इंपॉर्टेंट परीक्षण है, एग्जाम में आपके आता है लिखने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है? मौलिश्य टेस्ट, यानी मौलिश्य परीक्षण इसको कहते हैं। देखिए होता क्या है? ये एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होता है ना। ये प्रयोग है जिसको यहाँ पर बताया जाता है। कैसे पहचानते हैं? इसमें करते क्या है कि यहाँ पर जो है एक परखनली लेकर के, एक परखनली लेते हैं। परखनली देखा होगा आप लोगों ने, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो परखनली लेकर के उसके अंदर एक विलयन भर लेते हैं। कोई भी विलयन होगा, हमें पता नहीं उसको। उसमें क्या करना है? हमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति ज्ञात करना है। उस विलयन में बताना है कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो इसका परीक्षण करना है। कोई विलयन आपको दिया गया परखनली में, अब आपसे उसमें कहा गया कि इसमें टेस्ट करना है आपको कार्बोहाइड्रेट का, कि कार्बोहाइड्रेट है या इसमें नहीं है उस विलयन के अंदर। तो फिर वहां पर करना क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले उसमें आप क्या करते हैं कि परखनली में जो विलयन होता है, उस विलयन में कम से कम 2 ml मौलिश्य अभिकर्मक मिलाते हैं। ये मौलिश्य अभिकर्मक क्या होता है? तो मौलिश्य अभिकर्मक होता अल्फा नेप्थॉल का एथिल एल्कोहल में 10% का विलयन मौलिश्य अभिकर्मक कहलाता है। अब ये अल्फा नेप्थॉल क्या होता है? तो अल्फा नेप्थॉल देखिएगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ। जैसे अल्फा नेप्थॉल की बात आती है तो ये बेंजीन रिंग है, देखिए ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पर लगा हुआ है OH। तो इसको हम कहते हैं अल्फा नेप्थॉल। ठीक, ये है अल्फा नेप्थॉल। तो अल्फा नेप्थॉल को एथिल एल्कोहल में मिलाया जाता है, और कितना है? 10% विलयन। किसका? अल्फा नेप्थॉल का 10% विलयन एथिल एल्कोहल में। बाकी 90% क्या होता है? तो एथिल एल्कोहल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो 10% आपका क्या होगा? अल्फा नेप्थॉल होगा। बाकी 90% क्या होता है? एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल होता है। उसको क्या करेंगे? तो उसका कितना मिलाएंगे? 2 ml। अब इसमें पढ़ के बताएंगे आपको। 2 ml मिलाया था, केवल 2 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 ml मिलाएंगे। उसके बाद परखनली में जैसे मिलाया 2 ml, उसके बाद इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की 2 से 3 बूंदे, ड्रॉपर आता है ड्रॉपर, तो ड्रॉपर की सहायता से 2 या 3 बूंदे उसके अंदर मिलाते हैं। तो जैसे ही सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, तो जैसे वो जाकर के विलयन में मिलेगा, तो जब उसकी ऊपरी सतह पर, जहां तक वो भरी होगी परखनली, तो ऊपरी सतह पर जहां पर दोनों मिल रहे होंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और वो विलयन,
अगर उसके स्थान पर एक बैंगनी रंग की रिंग नजर आती है, छल्ला नजर आता, बनता दिखाई देता है, ऊपर कलर होगा वायलेट, बैंगनी, तो अगर वो वहां पर एक छल्ला बन रहा है बैंगनी रंग का, तो ये निश्चित हो जाएगा कि दिए गए विलयन में आपका क्या था, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित था या कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। और अगर ये बैंगनी रंग का छल्ला नहीं बन रहा है वहां पर, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित नहीं है। बस यही इसका टेस्ट है, यही मॉलिस्ट परीक्षण है, मॉलिस्ट टेस्ट है। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिएगा क्या लिखा है इसमें। देखा, सर्वप्रथम एक प्रश्नावली में किसी विलयन को लेकर इसमें 2 ml मॉलिश अभिकर्मक मिलाते हैं, तो कोई विलयन लेंगे और उसमें 2 ml मॉलिश अभिकर्मक, मॉलिश अभिकर्मक क्या होता बता दिया, अल्फा नेथॉल का एथिल एल्कोहल में 10% का विलयन मॉलिश अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ मॉलिश अभिकर्मक, ये अल्फा नेथॉल का फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद फिर प्रश्नावली की दीवार के सहारे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे मिलाते हैं, यदि दोनों के मिलाने के स्थान पर बैंगनी रंग का छल्ला बनता दिखाई देता है तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति निश्चित हो जाती है। तो जो मैंने बता दिया है वो यहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, लिखने के लिए आ जाता है एग्जाम में 1-2 नंबर में, ज्यादा बड़ा है भी नहीं। ठीक है, तो ये हो जाता है फाइनली आज आपका कार्बोहाइड्रेट। बेसिक डिस्कशन पहले वीडियो में मैंने कर लिया था, कंप्लीट डिस्कशन कार्बोहाइड्रेट का आज के वीडियो में कर लिया। तो कार्बोहाइड्रेट नाम का जो टॉपिक है आपका वो खत्म हो गया है। ठीक, अब इसमें आने वाले जो मोनोसैकेराइड होंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह, इन सभी को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के विषय में बताया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए, शेयर जरूर करते रहिए, है ना, क्योंकि काफी परिश्रम करना पड़ता है इन वीडियोज को प्रिपेयर करने में। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।